नमस्कार, छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ललित और हमारा आज का मुद्दा है तारीख तय, एक्शन जारी, नक्सलवाद खात्मे की तैयारी। जहां बस्तर की भीषण गर्मी, 44 डिग्री का तापमान, पर इन सब के बीच देश के सबसे बड़े नक्सल ऑपरेशन में जवानों का जोश हाई है। लेकिन जवानों के सामने किस तरह की चुनौती है और क्या नक्सलवाद डेडलाइन से पहले खत्म हो जाएगा? चार चिरौंजी और महुए की खुशबू से महकने वाले बस्तर में अब बारूद की महक नई सुबह का संदेश बन गई है। बीजापुर के कर्रेगुट्टा नड़पल्ली की पहाड़ियों में चल रहा देश का सबसे बड़ा एंटी नक्सल ऑपरेशन 5वें दिन भी जारी है। 44 डिग्री की भीषण गर्मी में भी जवान मोर्चा संभाले हुए हैं। ये इलाका नक्सलियों का सेफ जोन माना जाता है, लेकिन अब बारूद की आवाज से नक्सली बौखलाए हुए हैं। सेना के हेलीकॉप्टर भी इस ऑपरेशन में मोर्चा संभाले हैं। 15 महीने से जब से हम लोग सरकार में आए हैं, नक्सलवाद के साथ हमारे जवान मजबूती के साथ लड़ रहे हैं और अभी भी तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर में एक पहाड़ी पर ऑपरेशन चल रहा है और 44 डिग्री गर्मी में भी हमारे जवान वहाँ पर मोर्चा संभाले हुए हैं और बहुत बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। बीजापुर में ऑपरेशन जारी है और जवान लगातार एक्शन में है। बस्तर के कर्रेगुट्टा नड़पल्ली की पहाड़ियों में कई बड़े दुर्दांत नक्सलियों के मौजूद होने की सूचना लगातार मिल रही है। जवान लगातार आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा खुद इस पूरे ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए हैं। प्रदेश के डीजीपी समेत नक्सल ऑपरेशन से जुड़े अधिकारी भी पल पल का अपडेट लेते रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस भी फोर्स के एक्शन का खुलकर समर्थन कर रही है। प्रदेश में शांति बहाल करने के लिए जो भी कदम उठा रही है सरकार, उसमें हम सब लोगों का समर्थन है, लेकिन कोई भी बेगुनाह ग्रामवासी, बच्चे, औरत नहीं मारा जाना चाहिए। इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। हरियाली और आदिवासी संस्कृति के लिए पहचाने जाने वाला बस्तर, वहां अब नक्सलियों के अंधकार पर नई सुबह की उम्मीद दिख रही है। बीते 1.5 साल में हालात बदले हैं। ग्रामीण अब खुलकर बात करने लगे हैं। बीजापुर ऑपरेशन के नतीजों पर सबकी निगाहें टिकी हैं। अगर ये ऑपरेशन सफल रहता है तो बस्तर फिर अपनी असली पहचान महुए, चार और चिरौंजी की महक में लौट आएगा। बीजापुर से सतीश अल्लू और रजत वाजपेयी की रिपोर्ट। तो तारीख तय है, एक्शन भी जारी है, हम देख भी पा रहे हैं। और क्या ये नक्सलवाद खात्मे की तैयारी है? जवानों का जोश भी हाई है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि किस तरह की चुनौतियों का जवान सामना कर रहे हैं और क्या डेडलाइन से पहले नक्सलवाद के खात्मे का जो है तय मापदंड जो दिखाई दे रहा है, क्या हो पाएगा? इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन पहले बंसल न्यूज के कुछ सुलगते सवाल। सवाल नंबर 1, क्या बीजापुर में चल रहा एंटी नक्सल ऑपरेशन नक्सलवाद के अंत की शुरुआत है? सवाल नंबर 2, फोर्स के सामने असली चुनौती नक्सली है या फिर वहां की जो कठिन भौगोलिक स्थितियां हैं वो है? और सवाल नंबर 3, क्या कांग्रेस का समर्थन नक्सलवाद पर मतभेद खत्म होने का संकेत है? ये बहुत बड़ा संकेत है, क्योंकि यहां आज जो हम चर्चा करने वाले हैं उसमें बहुत ज्यादा राजनीति नहीं होगी, बहुत गंभीर मुद्दा है। तो हमारे साथ जो मेहमान हैं उनका परिचय करा दे। राजीव चक्रवर्ती जी हमारे साथ वरिष्ठ प्रवक्ता बीजेपी के, और हमारे साथ सुरेंद्र शर्मा जी हैं, वरिष्ठ प्रवक्ता कांग्रेस के, और साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार उचित शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हैं और उनसे हम चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले हमारे साथ हमारे बस्तर ब्यूरो चीफ रजत वाजपेयी जी जुड़ गए हैं। चलिए सीधे मैं उनका ही रुख करता हूं और उनसे जानता हूं कि इस वक्त क्या स्थिति चल रही है। रजत, 5वां दिन है, लगातार एक एक दिन हम गिन रहे हैं और उम्मीद करें कि कब सफलता की वो उम्मीद की किरण हमको दिखाई देती है। 5वां दिन और जो ये पूरा ऑपरेशन है वो लगातार जारी है। क्या कुछ देख पा रहे हैं और अपडेट क्या आ रहे हैं? बिल्कुल ललित जी, 5वां दिन है और अब जवान जो वहां डिप्लॉयड किए गए हैं उनके मन में भी एक इस तरीके की बात आई है कि आखिर उनका सामना नक्सलियों से कब होगा, जिसके लिए उन्हें तैनात किया गया है। इसके अलावा आपने बहुत सही कहा कि ये मुकाबला सीधे नक्सलवाद से इस बार नहीं है या हथियारबंद नक्सलियों से नहीं है। इनका मुकाबला इस बार विषम भौगोलिक परिस्थिति से भी है, क्योंकि कर्रेगुट्टा की पहाड़ियां जो हैं ये बिल्कुल खड़ी चढ़ाई वाली हैं। वहाँ जो इस वक्त जो जंगल है वो पूरा सूखा हुआ है। ऐसे में जवानों के सामने
सामने काफी दिक्कतों का सामना करने की नौबत है। जो मौसम है वो अनुकूल नहीं है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जवानों ने बहुत अच्छी तरीके से उस पूरी पहाड़ी की जो श्रृंखला है उसको घेर तो रखा है, लेकिन नक्सल जो चोटी पर बैठे हुए हैं उनके दिमाग में क्या चल रहा है, उनकी तैयारी किस तरीके की है, इसके लिए फोर्स के पास इकलौता सहारा जो है वो ड्रोन है। ऐसे में ड्रोन से जो तस्वीरें आ रही हैं, जो गतिविधियां दिखाई दे रही हैं, उस पर पूरा प्लान जो है उसका एग्जीक्यूशन वो केंद्रित हो चुका है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो फोर्स की तरफ से कोई भी जो लीड है वो कम ना पड़े, जो जानकारी है वो बाहर कम से कम आए, इस तरीके की चीजों को भी ध्यान में रखना पड़ रहा है। और ये सारी चुनौतियां मिलकर एक वैक्यूम क्रिएट कर रही हैं और यही वजह है कि काफी लंबा समय बीत जाने के बाद भी ऐसी कोई खबर नहीं आई है जो जैसी मैदानी स्तर से आया करती थी। इस पूरे ऑपरेशन को लेकर के जो उम्मीदें हैं वो उम्मीद अभी खत्म नहीं हुई है, जवानों का हौसला नहीं टूटा है। उम्मीद है कि आने वाले 1-2 दिन में कुछ बड़ा निकल कर और आप वहां पर डटे ही हुए हैं और तमाम चीजों की जानकारी दे रहे हैं, और उम्मीद केवल उनकी नहीं, उनका जोश आया तो हमको दिखाई दे रहा है, उम्मीद हमें भी करते रहना चाहिए क्योंकि नक्सलवाद का अंत हो रहा है। यहां तो देखिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही इसके लिए समर्थन दे रहे हैं और दोनों ही चाहते कि नक्सलवाद का अंत हो। और चलिए चर्चा करेंगे, और हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं एक बार फिर से परिचय करा दे। राजीव चक्रवर्ती जी हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ प्रवक्ता बीजेपी के। राजीव जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुरेंद्र जी हमारे साथ जुड़े, सुरेंद्र शर्मा जी वरिष्ठ प्रवक्ता कांग्रेस के। सुरेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार उचित शर्मा जी जुड़े हैं। उचित जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। उचित जी, जिस तरह की तस्वीरें हम देख रहे हैं बहुत बदलने वाली तस्वीर है, और इसलिए पहला सवाल मेरा आपसे ये हरियाली वाली जगह थी, ये खूबसूरत झरने वाली जगह थी, क्या अब हमको वो बस्तर की तासीर बदलती हुई नजर आएगी? जी उचित जी आप सुन पा रहे? ललित आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी आप तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। चलिए मैं कोशिश करूंगा अपने पैनल से कह के कि आवाज वहां तक पहुंच पाए। चलिए मैं शुरुआत राजीव जी के पास जाता हूं। राजीव जी आप किस तरह से देखते हैं, 5वां दिन है, बड़ा लंबा समय हो गया है, लेकिन उम्मीदें तो हमारी भी जागी हुई है, और मुझे लगता है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो जिसके अंदर वो उम्मीद ना हो कि हम किसी भी तरह से ये लड़ाई जीतने वाले हैं। क्या कुछ तस्वीरें आप देख रहे हैं, सरकार की तरफ से क्या पहल हो रही है, और इस वक्त आप सिचुएशन का जो आकलन कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं? देखिए, ये 3 चरणों का कार्यक्रम था। जब हम सरकार पर आए तो हमारे विजय शर्मा जी ने कहा कि आप बातचीत कर सकते हैं। बातचीत में कुछ नक्सली सामने आए, उन्होंने आत्मसमर्पण किया, और जो हमारी नीति थी लोन वराटू और नियत नेल्लार, उसमें बहुत सारे लोग आए, आत्मसमर्पण किए। और जो वहाँ से जो वारंगल से जो उनका ऑपरेशन चलता था, जो हेडक्वार्टर था उनका, वहाँ से वो नक्सली बोले हम नहीं आत्मसमर्पण करेंगे, हम लड़ाई लड़ेंगे। तो बैलेट और बटन की लड़ाई थी, तो अब वो बैलेट का सहारा लेते रहे। हम चुनाव में भी बहुत वो हमको डिस्टर्ब करने की कोशिश की। तो अंतोगत्वा उन्हीं के क्षेत्र में जो उनकी ट्रेनिंग सेंटर है, जहाँ पे उनका गांव है, वहाँ तक फोर्स पहुँच गई है। इसके पहले भी हिड़मा के गांव तक भी फोर्स पहुँच चुकी थी। तो ये देखिए, कहा जा सकता है खंदक की अंतिम लड़ाई है, और इस लड़ाई में इनकी मृत्युशैया तैयार हो चुकी है, उसमें आखिरी रस्सी बांधना बाकी है। हमारी फोर्स इस विषम परिस्थिति में, जैसे आपके संवाददाता ने भी कहा, पहुंच चुके हैं, और ड्रोन के माध्यम से, हेलीकॉप्टर के माध्यम से उनकी गतिविधियां जारी है, और आमने सामने की लड़ाई भी चल रही है ललित जी। और सुखद खबर है, हालांकि किसी को मारा जाना अच्छा खबर नहीं है, लेकिन जो लोग तैयार नहीं थे वो लोग अब शांति की पेशकश कर रहे हैं, बातचीत का रास्ता ढूंढ रहे हैं, और सशर्त बातचीत है। अगर बातचीत बिना शर्त की होती तो बातचीत हो सकती है, आज भी हो सकती है, लेकिन शर्तें हैं कि आप सर्च ऑपरेशन बंद कर दीजिए, और आप वहां से पैरामिलिट्री फोर्स हटा लीजिए, लोकल पुलिस हटा लीजिए। तो शर्तों पर बातचीत नहीं हो सकती, बातचीत तो निशर्त हो सकती है। अब चूंकि मृत्युशैया तैयार है, चिता सज चुकी है, तो अब ये अंतिम समय में ये लड़ाई वो लड़ रहे हैं, और उनकी लड़ाई में उनकी हार तय हो चुकी है, हमारी जीत तय है। तो हमारे फोर्स के अदम्य साहस को मैं प्रणाम करता हूँ आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से। हमारे जो लोग हैं, जो पॉलिटिकल जो उन्होंने दिखाई, जो होनी चाहिए जो विलिंगनेस, उसको भी हम सैल्यूट करते हैं। नहीं बिल्कुल सर, ना केवल आपकी तरफ से वो विलिंगनेस दिखाई दी है, सरकार की तरफ से दिखाई दी है, बल्कि इस बार तो मैं कहूंगा
कि विपक्षी पार्टी यानी कि कांग्रेस की तरफ से भी वो विलिंगनेस दिखाई दी है, हमको कोई राजनीति नहीं दिखाई दी। इस बार पहली बार देख रहा हूं कि कांग्रेस का भी जबरदस्त समर्थन है सरकार को कि आप जाइए, मोर्चे पर डटिए और जो निर्णय करना करिए। सरकार के साथ कांग्रेस भी मौजूद है, समर्थन दे रही है। सुरेंद्र जी, क्या मैं सही कह रहा हूं? जी जी, आपका कहना बिल्कुल सही है। जहां तक राष्ट्रीय आपदा का प्रश्न है, चाहे वो आंतरिक हो या बाहरी, भारत देश हमारा है। हम अपने मत मतांतर को चुनाव के माध्यम से, रैलियों के माध्यम से अपने मत मतांतर को प्रकट करते हैं। देश के विकास के लिए हर पार्टी का अपना अपना एक नजरिया होता है, अपना अपना एक तरीका होता है। मगर भारत की संप्रभुता, भारत की एकता, भारत के जो उसका आत्मविश्वास है, उसको अगर कोई भी चुनौती देता है, वो चुनौती भारत में रहने वाले हर व्यक्ति की है, छत्तीसगढ़ में रहने वाले हर व्यक्ति की। आपके चैनल के माध्यम से मैं हमारे देश के उन नौजवानों को बहुत उनके प्रति गौरव का अनुभव कर रहा हूँ, जो इस चिलचिलाती धूप में, जिसमें हम घर से निकलने में बार बार सोच रहे हैं, पानी मुहैया कई जगह हो नहीं पा रहा है, ऐसी परिस्थितियों में 5 दिनों से एक दुर्गम क्षेत्र में जाकर के वो अपनी जो शौर्य का प्रदर्शन कर रहे हैं, जिस धैर्य का प्रदर्शन कर रहे हैं, वो वास्तविक में अभिनंदन करने योग्य है। और निश्चित रूप से हमारी कामना है कि छत्तीसगढ़ से और देश से नक्सलवाद भी समाप्त हो, आतंकवाद भी समाप्त हो। ये दोनों हमारे देश के लिए नासूर हैं। और जहां तक सवाल है भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस का प्रश्न है, तो हम देश में चुनाव लड़ते हैं, एक दूसरे के विरुद्ध बातें भी करते हैं, विपक्ष में भी रहते हैं, और जो आलोचना करने लायक कोई विषय होगा तो उसमें आलोचना भी करेंगे। मेरा निवेदन ये है कि अगर इन परिस्थितियों में भी सरकार को और सेना को, हमारे सुरक्षा बलों को धैर्य के साथ इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी निरपराध व्यक्ति इसमें न मारा जाए। और अगर नक्सलवादी लोग अभी भी अपनी हट धर विकल्प छोड़ करके, हथियार छोड़ करके सरकार से बात करने को तैयार है, आत्मसमर्पण करने को तैयार है, तो उनको अवसर देना चाहिए। और ये इस मौके का इस तरह से भरपूर लाभ उठा करके बस्तर के क्षेत्र में शांति की व्यवस्था कायम हो, वहां के लोगों को उनके जंगल जमीन पे जो अधिकार है उनका, वो उनको मिले, उनके वनोपज की कीमत मिले, उनको भी पढ़ाई लिखाई का अवसर मिले, उनको भी स्वास्थ्य सुविधा मिले, उनके वो भी परिवहन की व्यवस्था मिले। और देश के साथ बस्तर के लोग जो कि प्रतिभा संपन्न लोग हैं, परिश्रमी लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, देश के विकास में बराबरी की भागीदार। ये बहुत अच्छी बात। और आपने एक संदेह भी व्यक्त किया, वो भी संदेह आपका उपयुक्त है कि कोई ऐसा व्यक्ति ना मारा जाए, निरपराध है, लेकिन जो काम सरकार कर रही है उसको आप फुल्ली सपोर्ट कर रहे हैं, ये भी बहुत वाकई प्रशंसनीय है। बहुत जो, क्योंकि लगातार हम देखते हैं राजनीति में अक्सर हर विषय पर राजनीति होती है, लेकिन एक ऐसा विषय जो देश से जुड़ा है उस पर कम से कम राजनीति नहीं होनी चाहिए, और ये आप दिखा भी रहे हैं, वो जज्बा भी दिख रहा है। उचित जी, मैं आपके पास पहले भी आया था, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स थी, इसलिए बातचीत नहीं कर पाया। मेरा सवाल ये है कि एक बस्तर को हम शुरू से देखते आ रहे हैं, चाहे वो नक्सलवाद के पहले की अगर बात करें, 4 चिरौंजी और महुआ, ये इसकी खुशबू से महकता था, बहुत खूबसूरत वादियां हैं, झरने हैं, वो जो एक तासीर थी। क्या आपको लगता है कि नक्सलवाद के अंत के बाद, और बहुत निकट है जो हमको दिखाई दे रहा है, तो क्या वो तासीर एक बार फिर से लौट सकती है? बिल्कुल लौट सकती है। पॉजिटिव अप्रोच के साथ जिस तरीके से काम हो रहा है, मैं कहूंगा कि ये जो कोऑर्डिनेशन है केंद्र सरकार का, सीएम विष्णुदेव साय का और होम मिनिस्टर विजय शर्मा जी का, ये काबिले तारीफ है। और ये जो कोऑर्डिनेशन बना हुआ है, निश्चित तौर पे इस बार जो है, आज हम डिबेट पे बैठे हैं, वहाँ की सुंदरता की बात कर रहे हैं, वनोपज की बात कर रहे हैं, और वो पूरे छत्तीसगढ़ की माथे की बिंदिया है जो बस्तर, वहां पर जिस तरीके का आतंक का साया था पिछले 30 सालों से, उसको आज वो अपने अंतिम काल में वो चल रहा है। आप समझ लीजिए कि उनकी पूरी की पूरी 100 शैया तैयार हो चुकी है, कपाल क्रिया होने की बाकी है। वो निश्चित तौर पे बहुत जल्दी हमारे जवान, हमारे आर्मी फोर्सेस जो है वो उस जगह अब पहुंच चुके हैं, बीजापुर की करेगुट्टा पहाड़ी पे, जो नक्सलियों का भौगोलिक स्थिति के हिसाब से तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के बीच में जो पहाड़ी है करेगुट्टा, और जो हॉट स्पॉट बना रहा बरसों से नक्सलियों का, एक जहाँ पे वो छुपते थे या जहाँ उनकी गतिविधियां ज्यादा दिखती थी, उस जगह हमारे जवान पहुंच गए हैं। तो निश्चित तौर पे ये सभी हमारे पूर्व के सीएम, वर्तमान के सीएम, वर्तमान के केंद्रीय
जो सरकार है, केंद्रीय सरकार है, उनकी जिजीविषा जो है, अगर उनमें मन में ठाना है तो निश्चित तौर पे काबिल तारीफ है। और दूसरी बड़ी बात कि जिस तरीके से विपक्ष एक पॉजिटिव अप्रोच और एटीट्यूड के साथ साथ दे रहा है, इसकी ललित जो आपने तारीफ की, ये वाकई सत्य है कि ये पॉजिटिव एक सार्थक एक समर्थन वर्तमान सरकार को कि इसमें कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये नक्सली समस्या केवल सत्ता पक्ष की नहीं होती। सभी इसके लिए मैं कहूँ, अजीत जोगी ने भी लड़ाई की, डॉक्टर रमन सिंह ने भी लड़ाई की, और भूपेश बघेल ने भी लड़ाई की, और अब जो है विष्णुदेव साय लड़ाई लड़ रहे हैं। अब डबल इंजन ट्रिपल इंजन होने का जो फायदा, एक्चुअल फायदा जो मुझे दिख रहा है, वो इस नक्सल समस्या को लेकर दिख रहा है, जिससे हम 30 साल तक भुगतते रहे। डबल इंजन का अगर ललित आप पूछेंगे कि आपको, उचित जी, आपको, आपके प्रदेश को, आपकी 3 करोड़ जनता को सबसे बड़ा डबल इंजन का फायदा अगर कोई मिला है तो मैं कहूंगा कि वो यहाँ मिला है। और इसमें केंद्र सरकार की और वर्तमान जो सरकार की ये जो गतिविधियां हैं, जो उनका एक सोच और समझ है, जिस अप्रोच के साथ वो बढ़ रहा है, वो निश्चित ही काबिले तारीफ है। और हमारे जवानों के कार्य तो पहले भी बहुत अच्छे होते थे, लेकिन कुछ राजनीतिक गतिविधियों की वजह से जो सपोर्ट उनको मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाता। अब कारण जो भी हो, देखिए, अब इसकी क्रेडिट हम विष्णुदेव साय को दें, अमित शाह को दें, बात अलग है, लेकिन इसका ये मन नहीं कि रमन सिंह ने कुछ नहीं किया था या भूपेश बघेल ने भी नहीं। इन्होंने अपनी गतिविधियां अपने सुधार के हिसाब से की। मैं कहूंगा कि इसमें जितना अगर इसको जिंदा रखने में 25 साल में सभी सीएम भी अगर जिम्मेदार है, तो केंद्र भी इसके लिए जिम्मेदार है। केंद्र ने भी इस समय निर्णय लिया। अगर ये निर्णय पहले भी अगर केंद्र सरकार इस संकल्प ले लेती तो शायद इतना नक्सलवाद नहीं बढ़ता। अब ये क्यों संकल्प लिए, ये मैं भी जानता हूँ, राजीव चक्रवर्ती भी जानते हैं, शर्मा जी बैठे हैं वो भी जानते हैं, और ललित आप भी जानते हैं। जी बिल्कुल। हो सकता है कि ये नक्सल समाप्त हो जाए, आर्थिक नक्सलवादी जिंदा हो जाए, ये किसी बड़ा और के सवाल लिए है, भी बड़ा कहा सवाल। जी बिल्कुल, बड़ा सवाल है। और वहां पे एक बहुत बड़ी उपज है, वहां पे खनिज की उपज में कहूँ, उसको काटने के लिए कितने आर्थिक किसान, जितने भी दक्षिणपंथी किसान कितने डेवलप हो जाएंगे, ये आने वाले समस्या हमारी बने रहेगी। अब देखना ये होगा, चलो ये नक्सली तो चले गए, सवाल जो आर्थिक नक्सलवादी आएंगे जिन्होंने इतने तमाम इन्वेस्टमेंट की है, जिनके कारण एक मैं कह भी रहा हूँ कि चलो उनके कारण भी हो रहा है तो अच्छा ही हो रहा है, मैं उसको भी अच्छा ही मानता हूँ, मगर लेकिन अगर विकास की आगे आने वाली रहेगी, परिस्थितियां कुछ डिफरेंट होगी, जिसकी तरफ आप उचित जी इशारा कर रहे हैं। और ये वाकई परिस्थितियां ऐसी हो भी सकती हैं और नहीं भी, अगर सरकार की मंशा क्या है, किस तरह से चैलेंजों का वो सामना करती है। और ये आपने सही कहा, क्योंकि नक्सलवाद केवल बीजेपी के लिए नहीं बल्कि कांग्रेस के लिए भी एक नासूर की तरह था। एक बड़ी जो उनकी प्रथम पंक्ति थी वो नक्सलवाद का दंश झेल चुकी है और हमने सबने देखा, तो वो भी लेकिन राजीव जी, एक बड़ा सवाल है जो उचित जी भी कह रहे थे कि ये केवल एक नक्सलवाद तो पूरी विचारधारा है। यहाँ पर तो बड़े बड़े जो है हिडमा और दामोदर जैसे लोग मौजूद हैं, तो हम ये मान लेते हैं कि एक बड़ा ये ऑपरेशन है और एक बड़ा जो कैडर है उनका वो खत्म हो जाएगा। लेकिन उसके आगे की क्या रणनीति आपकी, क्योंकि देखिए रणनीति का खुलासा वैसे सार्वजनिक मंच पर नहीं होता, लेकिन जो जनरलाइज रणनीति है, क्योंकि आप विचारधारा को आप खत्म करने के लिए क्या कुछ करने वाले हैं? देखिए, जो उसके साथ जो जरूरी है कि जो अर्बन नक्सलवाद के जो पोषित करने वाले लोग हैं, जो शहरी क्षेत्र में हैं, जो पालित पोषित करते हैं, उनका भी सफाया जरूरी है, वो भी एक्सपोज होना जरूरी है। और दूसरी बात है कि जो बस्तर में जो प्रभावित क्षेत्र थे, वहाँ पर स्कूल कॉलेज खोले नहीं जा सकते थे, वहाँ पर हम स्किल डेवलपमेंट का कार्यक्रम शुरू नहीं कर सकते थे, उनको रायपुर लाना पड़ता था। तो कम से कम जो सबसे जो फौरी जो आवश्यकता है वो है कि विकास की धारा वहाँ तक पहुँचे, चाहे वो पूरे बस्तर के क्षेत्र हो, जो वनांचल क्षेत्र है, अंबिकापुर का क्षेत्र हो, यहाँ पर राजनांदगांव के पास भी एक बहुत बड़ा जंगल का क्षेत्र है, देवभोग गरियाबंद के पास अमली बदर का जो क्षेत्र है, जो पूरे वनाच्छादित क्षेत्र है ललित जी, वहाँ पर विकास की बयार नक्सलवाद के नाम पर आगे नहीं पहुँच पाती है।
वहाँ पर विकास काम शुरू करने के पहले नक्सली वहाँ पर धमकी देते हैं, बम विस्फोट कर देते हैं। तो सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी कि वहाँ प्राथमिक चिकित्सा केंद्र को सुचारू रूप से शुरू कर सकें, स्कूल कॉलेज शुरू कर सकें, और जो सरकारी योजनाएं हैं जो वनांचल क्षेत्र की, उसे फौरी तौर पर शुरू करें। तो यानी विकास पहली प्राथमिकता है कि जो विकास रुका हुआ था, अवरुद्ध था, उस विकास को सही व्यक्ति तक सही समय पर सही वक्त पर पहुंचाना। जी, ये आपने सही कहा, क्योंकि डेवलपमेंट जब तक नहीं होता उस जगह पे लोग, क्योंकि हम लोग लगातार कहते हैं कि आमतौर पर जो वहाँ के निर्दोष ग्रामीण उनको ढाल बनाया जाता था, उनको अलग तरह से बरगलाया जाता था और फिर उनकी आड़ लेकर नक्सली ये सब एक्टिविटीज़ करते थे। लेकिन सुरेंद्र जी, जैसे कि उचित जी भी कह रहे थे, एक बड़ा सवाल है कि इस नक्सलवाद के बाद अब, क्योंकि इतनी बढ़िया ज़मीन है, इतनी बढ़िया जगह है वो, तो क्या आर्थिक नक्सलवाद लेगा? और उसको वो ना ले, इसके लिए आप क्या कुछ सोचते हैं और क्या कुछ रणनीति अपनाई जानी चाहिए, और सरकार को आप क्या सलाह देंगे? देखिए, एक बात समझिए, नक्सलवाद को बढ़ावा क्यों मिला? नक्सलवाद को बढ़ावा इसलिए मिला कि जो सड़कें बनती, तो आदिवासी ये समझते थे कि ये सड़क इसलिए बनाई जा रही है कि हमारे जंगल काट करके लकड़ी यहाँ से ढोया जाएगा। उनके 4 चिरंजी, आंवला, महुआ और यहाँ तक कि काजू को नमक के बदले में खरीदा जाता था। इसलिए नक्सली उनको कहते थे कि जल जंगली जमीन की जो अधिकार है उससे तुमको वंचित किया जा रहा है। पिछली सरकार में वनोपज की कीमत को बहुत ज्यादा बढ़ाया गया, उसके खरीदी की व्यवस्था की गई, उसमें सहकारी क्षेत्र में लाया गया और सड़कें बनी, धान खरीदी हुई, लोगों की जेब में पैसा गया। अब उनको अपने ट्रैक्टर के लिए सड़कों की जरूरत है, अब अपने बच्चों के लिए उनको स्कूल की जरूरत है। ये जो विश्वास कायम हुआ जनता के बीच में कि सरकार सिर्फ लकड़ी काटने के लिए नहीं आ रही है, ये सरकार हमारे लिए स्कूल खोलने के लिए आ रही है, सरकार हमको हमारे मेहनत की कीमत देने के लिए आ रही है, सरकार हमारे महत्व को समझती है। तो एक बात को जरूर ध्यान रखना होगा, आज बस्तर के लोगों ने नक्सलियों को समर्थन देना बंद कर दिया, इस कारण सफलता मिल रही है। और ये समर्थन देना इसलिए बंद किया कि उनको लगा कि पिछली सरकार ने और ये सरकार जो है हमारे हितों में काम कर रही है। अगर आप उनके हितों को कुठाराघात करेंगे तो आपको मैं बता रहा हूँ कि बस्तर के आदिवासियों को गंवार समझने की भूल किसी को नहीं करना चाहिए। मैं वहां पर ट्रेनिंग देने गया था LSY की, मैं वहां के बच्चों से बात सुना हूँ, उनकी प्रतिभा से का मैं इतना कायल हुआ हूँ, उनकी राजनीतिक जागरूकता का मैं इतना ज्यादा मैं समझ पाया हूँ, तो उनको बुद्धू समझने की गलती किसी को नहीं करना चाहिए। क्या बात है। तो अगर आप उनके ये सारी गतिविधियां अगर बस्तर के विकास के लिए, बस्तर के पर्यटन के लिए, बस्तर की सभ्यता के लिए, बस्तर की संस्कृति के लिए, वहाँ के स्वास्थ्य के लिए, वहाँ के शिक्षा के लिए, वहाँ प्रतिभा के उत्थान के लिए, इन सारी चीजों के लिए जब इसका इस्तेमाल किया जाएगा तो निश्चित रूप से ये जो अभियान है इसकी हम पूरी सफलता मानेंगे। और ये भी मानेंगे कि छत्तीसगढ़ का जो स्विट्जरलैंड है उसको दुनिया देखे, दुनिया समझे और इन सारी चीजों पर हम गर्व कर सकें। अगर एक बात समझ लीजिए, किसी की बात मैं एक ही बात कहता हूँ, जैसी आपकी नियत होगी वैसी नीति होगी और जैसी नीति होगी वैसा परिणाम होगा। अगर आप नियत सही रखनी है, नीतियां भी उसी के हिसाब से बनेगी और नियत सही होगी तो परिणाम नीति भी सही होगी। आप तमाम चीजों को हैंडल कर ही रहे हैं और अगर कुछ गलत होता है तो उसके लिए भी आवाज उठाएंगे। उचित जी, एक बड़ा गंभीर सवाल उन्होंने उठाया। ये एक चीज होती है क्योंकि हम देखते कि वो ये भी कह रहे थे कि ये छत्तीसगढ़ का स्विट्जरलैंड है। देखिए हम किस तरह से उसको संबोधित करते हैं उस जगह को, कितना अच्छी जगह है वो, लेकिन वहाँ का इस्तेमाल किस तरह से हो रहा था। अब वहाँ के जो ग्रामीण है वो निर्दोष जिन लोगों को ढाल बनाते थे, उन लोगों की एक बड़ी समस्या है उनको पढ़ाना लिखाना, उनको रोजगार देना, उनको इस काबिल बनाना कि वो समझ सके कि हमारे लिए अच्छा क्या है गलत क्या है। ये क्या बहुत बड़ी चुनौती देखते हैं आप? बिल्कुल, देखिए दोनों राष्ट्रीय पार्टी के नेता लोग बैठे हैं 25 साल में, दोनों ही लोग उतना विकास नहीं कर पाए कि आज 25 साल बाद आप ये चर्चा कर रहे हैं कि वहाँ स्कूल कॉलेज नहीं है। तो इसके जिम्मेदार कौन है? राजीव चक्रवर्ती जी की पार्टी 17 साल शासन में रही, सुरेंद्र शर्मा जी की पार्टी 8 साल शासन में रही, दोनों अभी चर्चा कर रहे हैं कि वहाँ विकास नहीं हो पाया था। तो इसके जिम्मेदार कौन है? आम आदमी, नक्सल, केंद्र सरकार, पत्रकार? ये तो जवाब देने होंगे ना इन लोग को, जिसके जिम्मेदार भी यही है और वो कह रहे हैं कि हम विकास नहीं हो पाया। तो आप ही लोग जिम्मेदार हैं उस चीज की। अगर आप समस्या, अगर हमारे, मैं कहूँ स्पष्ट तौर पे ललित, ये बात बड़ी गौर कीजिएगा कि आज उस बस्तर में इन लोग कुछ नहीं कर पाए, जो कुछ किए बड़ी
गंभीर इनके प्रयास हुए, गंभीर प्रयास नहीं हुए, मैं इतना कहूंगा। आज और कुछ सुनना है तो सच्चाई ये है कि आज बस्तर के सीएम अमित शाह है, ये समझ लीजिए आप। और अमित शाह सीएम बन के जो बस्तर में काम कर रहे हैं, तभी ये हो पा रहा है, नहीं तो और किसी की हैसियत भी नहीं है। और लेकिन एक बात बहुत अच्छी है सर, एक बात बहुत अच्छी है कि जिस तरह से सुरेंद्र जी भी कह रहे थे, एक मंशा अच्छी होना जरूरी है, क्लियर होना जरूरी है। उस मंशा को साथ दे रहा है विपक्ष भी, तो हम लोग उस तरफ बढ़ तो रहे हैं, कम से कम एक अच्छी तरफ बढ़ तो रहे, नक्सलवाद का खात्मा होने की दिशा में बढ़ रहे हैं। और बड़ी बात वो भी है जिसमें हम बात कर रहे हैं कि वहां के ग्रामीणों का डेवलपमेंट भी होगा। चलिए पहले कोई वजह रही होगी, चाहे वो नक्सलवाद या कोई दूसरी वजह। हाँ सर, समय तो मेरे पास इतना ही था सर, बहुत सारगर्भित ये बहस हुई और आज पहली बार मैं देख रहा हूँ कोई झगड़ा नहीं। आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में पार्टिसिपेट करने के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो तारीख तय, एक्शन जारी, और कुछ दिनों में हमको एक अच्छी और खुशखबरी भी मिलने जा रही है। चलिए आज का मुद्दा में फिलहाल के लिए इतना है, लेकिन बंसल न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।